हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू ग्लोबल स्टडी एसके में आपका स्वागत है। आज फिर साइंस 10th क्लास बायोलॉजी के क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन चुनकर लाए हैं। आप इनको याद करेंगे और बार बार इस वीडियो को देखेंगे। कोई भी इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूटे ना। सभी क्वेश्चन को समझाया गया है। इम्पोर्टेंट ये है, आपको भी क्वेश्चन मिल जाएंगे मगर समझाना बड़ी बात है। सभी क्वेश्चन को समझाया गया है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर क्या है, यानी कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आप देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं श्वसन और श्वासोच्छ्वास। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। ब्रीथिंग क्या होती है, आप देखिए, थोड़ा सा जूम कर लें ताकि समझ में आए। हाँ, देखते हैं। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है और ब्रीथिंग क्या है, यह एक यांत्रिक भौतिक क्रिया है। जैसे ये जो होती है, जो श्वसन जो होता है, श्वसन जो आप देखोगे, श्वसन जो होता है और ब्रीथिंग जो होती है, ये जो है ये जो है कोशिका के अंदर होती है, लेकिन ब्रीथिंग शरीर के बाहर होती है। आपने बाहर से हवा ली या गैस ली या ऑक्सीजन ली और बाहर छोड़ दी, ये तो हो गई ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास। लेकिन श्वसन में क्या होता है, ये कोशिका के अंदर घटने वाली क्रिया है। ठीक है, यह अपचयी क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। और यह क्रिया कैसी है, जिसमें वातावरण से श्वास अंगों तक पहुंचाने की क्रिया है। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें ऊर्जा का प्रयोग होता है। ठीक है, ऊपर देखते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि बनते हैं श्वसन में, साथ ही ऊर्जा भी मुक्त होती है। श्वसन सतह का बातन होता है, कोशिका में संपन्न होती है, बताया अभी, और कोशिका के बाहर होती है, यानी कि शरीर बाहर जम करते कोशिका बाहर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है? ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक होती है, ऑक्सी में, और अनॉक्सी में इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया में अंत में कार्बन डाइऑक्साइड जल की प्राप्ति होती है। इस क्रिया के अंत में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्राप्त होती या बनती है। ठीक है, ऊपर करते हैं। इसमें ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन हो जाता है ऑक्सी क्रिया में, और अनॉक्सी में ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। आप देख सकते हैं इसमें 673 कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसमें मात्र 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो रही है। इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक है, कोशिका द्रव या माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। यह केवल किसमें होती है? कोशिका द्रव में पूर्ण होती है। ठीक है, ये अंतर है इसके। आगे चलते हैं। यह है किडनी का, ठीक है, चित्र आप देख लीजिए इसको। मनुष्य का वृक्क की आंतरिक संरचना है, ये आप काट देख लीजिए। ठीक है, पिरामिड, बलकुट, कॉर्टेक्स मेडुला, वृक्क, नाभि, शीर्ष गुहा और मूत्र नलिका। इसको आप ध्यान से दीजिए और बनाने की कोशिश करें आप पेज पर, तभी देखकर नहीं समझ में आएगा। आप बना कर, ताकि आप एग्जाम में जब आए तो आप बना लें। 2016 में ये देखो आया हुआ भी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रुधिर तथा लसिका के बारे में देखते हैं। रुधिर तथा लसिका के बारे में देखते हैं। आप देखेंगे 2019, 13, 14, 15 में ये पूछा भी गया है, 16 में भी पूछा गया है, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से ये। ठीक है, देखते हैं।
रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और लसिका का रंग कैसा होता है? पीला या सफेद होता है, या सफेद होता है। रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं, लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। विलय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है और न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। इसमें क्या है? अविलय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है, अविलय प्लाज्मा प्रोटीन, और लिम्फोसाइट्स की संख्या इसमें अधिक होती है। इसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है, इसमें लिम्फोसाइट की संख्या अधिक होती है। ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उत्सर्जित उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, लसिका में प्रवाह जो रुधिर में होता है वो 2 दिशीय होता है, लसिका में प्रवाह केवल 1 दिशीय होता है। ठीक है, और कैसा होता है? धीमा होता है, इसमें तीव्र होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिरा और धमनी के बारे में देखते हैं। सिरा और धमनी के बारे में, सिरा और धमनी इम्पोर्टेंट तो आप ये देख लीजिए, आया किस किस में है देखिए आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2019, 10, 11, 14, 15, 16, 18 में आया ये। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रुधिर सदैव हृदय से विपरीत दिशा में बहता है, धमनी में हृदय से विपरीत दिशा में। सिरा में रुधिर सदैव हृदय की ओर बहता है, यानी हृदय की तरफ बहता है। हृदय स्पंदन के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर अधिक दाव के साथ बहता है, अधिक दाव के साथ रुक रुक कर। सिराओं में रुधिर बहाव की गति धीमी और एक सी होती है, यानी कांस्टेंट होती है, एक जैसी होती है। इनमें दीवारें अत्यधिक कैसी होती? मोटी और लचीली होती हैं, और सिरा में दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। ठीक है, और देखते हैं पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि सामान्य भाषा में हम कहें तो पल्मोनरी धमनियों में कैसा होता है? शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। इसी प्रकार पल्मोनरी सिरा को छोड़कर सभी सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है, यानी अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में कपाट नहीं होते हैं, प्राय गहराई में स्थित होती हैं। सिराओं में स्थान स्थान पर कपाट होते हैं, प्राय त्वचा के नीचे, यानी कि स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे होती हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृत उपजीवी और परजीवी में अंतर बताइए, देख लीजिए आप। ठीक है, देखते हैं क्या क्या अंतर है। मृत उपजीवी सड़ी गली वस्तुएं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और परजीवी अपना भोजन जीव पोषद से प्राप्त करते हैं, यानी जीवित से प्राप्त, और ये सड़ी गली से करते हैं। मृत उपजीवी ये जटिल पदार्थों का शरीर से बाहर पाचन करके पचे भोज्य पदार्थों को अपनी सतह से अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि जो भोज्य पदार्थों से बाहरी पाचन करके उससे जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं उनको अवशोषित करते हैं। और परजीवी क्या करते हैं? परजीवी भोजन से प्राप्त करने के लिए चूसकांग, ऐसे अंग को यूज होते हैं, उनको चूस लेते हैं। ठीक है, चूसकांगों से होते हैं, इनका सहायता से परजीवी पोषक के शरीर से संबंध स्थापित करना, और जो पोषक होता है जिससे लेना है पोषक तत्व, उससे संबंध स्थापित कर लेते हैं और उससे भोजन प्राप्त कर लेते हैं। एग्जाम्पल में आप देखें, नीचे देख सकते हैं एग्जाम्पल में मृतोपजीवी में आप देखिए एग्जाम्पल, तो इसमें क्या है? इसमें आप देख कवक है, जीवाणु है, इसमें अमरबेल है, और क्या है? एस्केरिस है जो। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन किसे कहते हैं? ठीक है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर में
उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। समझ रहे हो, निष्कासन को, जो अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को ही उत्सर्जन कहते हैं। एक और कौन कौन से अंग उत्सर्जन के, आप देखिए, आप वृक्क यानी कि किडनी, ठीक है, मुख्य उत्सर्जी अंग है क्या, ये किडनी जो होता है, वृक्क जो होता है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये हानिकारक पदार्थों को रक्त से बनकर पृथक रक्त से छानकर पृथक कर लेते हैं और इन्हें मूत्र के रूप में त्याग दिया जाता है। वृक्क के साथ मूत्रवाहिनी, यूरेटर, मूत्राशय, मूत्रमार्ग उत्सर्जी तंत्र के रूप में अंग होते हैं, ठीक है। और एक होती है त्वचा, जिसे हम पसीना के रूप में जो भी हम बाहर निकाल देते हैं, जो है, ठीक है, इसे बोलते हैं त्वचा, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थों को पसीने के रूप में मुक्त करने के लिए सहायता करता कौन, त्वचा, ठीक है। और एक है यकृत, यकृत के बारे में और देख लें। यकृत उपापचय के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलकर, कौन, लिवर, यकृत। अगर कोई ये पूछे आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, यकृत बताएंगे, ठीक है। मनुष्य में यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, यकृत ही करता है। आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक है, देखते हैं इसको। हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन, इसका निर्माण लोह युक्त वर्णक हीम, ठीक है, जिसका हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। सभी पृष्ठवंशियों में एक लाल रुद्राणु में पाए जाता है। केचुए तथा अपृष्ठवंशियों में ये रक्त प्लाज्मा में घुला होता है, ठीक है। केचुआ और अपृष्ठवंशियों में हम लोग कौन से होते हैं, हम लोग जो होते हैं वो होते हैं पृष्ठवंशीय, ठीक है, जिसमें लाल रुद्राणु पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कोशिकाओं तथा ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडित होकर ऑक्सीजन को वहां क्या मुक्त कर देता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अतः हीमोग्लोबिन श्वसन के ऑक्सीजन संवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का संवहन करना, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन का ही काम है, ठीक है। अतः हीमोग्लोबिन श्वसन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ मात्रा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी करता है, यानी कि संवहन भी करता है, कौन, हीमोग्लोबिन। आगे देखते हैं। बंद तथा खुला रक्त परिसंचरण से क्या तात्पर्य है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण, ठीक है। क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन, इसमें रक्त सदैव रक्त वाहिनियों में बहता है, बंद है इसलिए रक्त वाहिनियों में बहता है, हृदय में बहता है। रक्त वाहिनियों के अंतर्गत धमनियां, आप जानते हो, सिराएं, रक्त कोशिकाएं आदि हैं। यानी कि जो बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण है उसमें रक्त वाहिनियों में बहता है, यानी कि जो पैपियां होती है शरीर के अंदर, रक्त वाहिनियां, उनके अंदर बहता है। रक्त वाहिनियों के अंदर कौन कौन से सिराएं आदि, सिराएं, धमनियां आदि आती हैं। पदार्थों का आदान प्रदान रक्त कोशिकाओं द्वारा होता है। रक्त वाहिकाओं में दाव के साथ बहता है। किसी अंग विशेष तक रक्त आपूर्ति आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। अतः जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनियों में यह प्रक्रिया होती है। जैसे मछलियां हैं, उभयचर जो पानी और थल में दोनों रहती है वो, सरीसृप रेंगने वाले, और कौन है ये स्तन, हम लोग कौन है, स्तन मैमल्स हैं। स्तनियों में ये पाया क्या बात है। अब खुले बारे में बात कर लेते हैं। खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण, इसके बारे में हम बात करेंगे। खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण,
ठीक है। इसमें रक्त स्थान में भरा होता है, एक स्थान होता है उनमें भरा होता है। ऊतक व अंग रक्त में डूबे रहते हैं, इन्हें पैपियम नहीं बता, रक्त में डूबे रहते हैं अंग। रक्त दाब का अभाव होता है, यहाँ कोई दाब नहीं, क्योंकि रक्त वाहिकाओं तक सीमित नहीं रहता। रक्त को हीमोलिम्फ शरीर गुहा में हीमोसील कहा जाता है, शरीर गुहा क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आदि में ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको आप देख ले, चित्र को समझ लें, बस उससे काफ़ी है। पहले हम आपको पहले क्वेश्चन ऊपर देख लें, फिर समझाते हैं आपको। अमीबा में पोषण को सचेत वर्णन कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या है। हाँ, इस चित्र को आप ध्यान से देखें, यहीं समझ जाएंगे आप। ये भोजन को लेता कैसे है, भोजन को क्या होता है, ये क्या होते हैं इसके, भोजन ये रहा इसका, ये भोजन रहा इसका, और ये भोजन आगे बढ़ता है। ये फूड का ऐसे धीरे बना लेता है और आगे, और ये अपने आगे आगे बढ़ाता रहता है संकुचित करके। ठीक है, और इसको धीरे से बंद कर लेता है। ठीक है, देखते हैं। रक्त रिक्तका के भोजन पाचन होता है। पचे हुए भोजन को विसर्जन द्वारा कोशिका द्रव में पहुंचकर कोशिका द्रव आत्मसात हो जाता है। इससे अवशोषण व स्वांगीकरण कहते हैं, यानी कि अंदर ले लेता है। अपचित भोज्य पदार्थों की रिक्तका में शेष रह जाने में खाद्य रिक्तका शरीर सतह पर पहुंचकर फट जाती है। इस प्रक्रिया को बाह्यक्षेपण कहते हैं, यानी कि जिसको ये उपयोग करने के बाद छोड़ देता है बाहर। ठीक है, आगे देखते हैं। अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है, बहुत आसानी से समझना है, बहुत सरल चीज़ है, बहुत समझनी बहुत आसानी से। कोई भी स्किप नहीं करेगा, पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। हाँ, देखते हैं। अवशोषण स्वांगीकरण में क्या अंतर है। ठीक है, अवशोषण तथा स्वांगीकरण में अंतर। भोजन के पाचन के लिए पाचन के सरल विलय छोटे छोटे अणुओं में से बने उत्पाद आंत की भित्ति पार कर रक्त में प्रवेश कर देती है। आंत की भित्ति द्वारा इस सरल अणुओं को शरीर में प्रवेश करने ही अवशोषण कहते हैं। जैसे कि हम लोग छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो वहाँ पर भोजन को अवशोषित, यानी छोटी आंत में अवशोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो तो अंदर लगा। लेकिन दूसरी ओर क्या अवशोषित, अब वो अवशोषित पचे हुए भोज्य पदार्थों को कोशिका द्रव में जब पहुंच जाता है, पश्चात जीव द्रव में आत्मसात, उस जो द्रव भरा हुआ कोशिका द्रव में जीव द्रव उसमें मिला लेता है, उसे आत्मसात हो जाती है। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। आंत के द्वारा जो अंदर पहुंचना वो तो हो गया अवशोषण, लेकिन जीव द्रव में यानी कोशिका द्रव में जब मिलता है तो उसे बोलते हैं स्वांगीकरण। इसका शरीर की वृद्धि, विकास, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी महत्वपूर्ण जो सीरीज मिले वो आपको प्राप्त हो सके और सभी बच्चे इसका फायदा उठाएं। थैंक यू बच्चों।